सक्सेस की सबसे ख़ास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फ़िदा हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं CDPO का टेस्ट सीरीज़ 3 लेकर आया हूँ, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जो कि आपके CDPO के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही मैं उन सभी फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि ये टेस्ट सीरीज़ CDPO के साथ साथ 67th BPSC के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो लोग CDPO के प्रश्न को लगा लेते हैं उन्हें BPSC के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इजी लगेंगे, और साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, जिससे वो और बेहतर कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? तो अयोध्या अभिलेख जो है यह है शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का। किनका? शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो सुशर्मा जो है ये मगध का नंद वंश का अंतिम शासक था। किसका? नंद वंश का जो था ये सुशर्मा नंद वंश का अंतिम शासक था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में पहली बार तुर्क शासन की जो स्थापना है ये किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार में पहली बार तुर्क शासन की जो स्थापना है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, वहाबी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो वहाबी आंदोलन का जो संस्थापक था वो था शाह वजीउल्लाह। क्या नाम था इनका? शाह वजीउल्लाह जो था ये वहाबी आंदोलन का संस्थापक था। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी जो शुरुआत है वो 1913-14 ईस्वी में हुआ था। इसे आपने याद रखना है। कब हुआ था? 1913-14 ईस्वी में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता एवं भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जो है ये जन्म बिहार के भोजपुर जिले में, बिहार के जो है भोजपुर जिले में हुआ था इनका जन्म। इसे आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान पटना से अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द मदरलैंड का जो प्रकाशन है ये किया गया था मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। किनके द्वारा? मौलाना मजहरुल हक के द्वारा ये द मदरलैंड का प्रकाशन किया गया था। तो इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, प्राचीन भारतीय साहित्य मुद्रा राक्षस से संबंधित सही तथ्यों को दर्शाने वाले विकल्प की पहचान करें। तो यहाँ तथ्य दे रखा है और इसमें से पहला तथ्य जो ये है यह मौर्यकालीन रचना है। तो यह मौर्यकालीन रचना है, ये बिल्कुल गलत है। एक जो है ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है यह गुप्तकालीन रचना है। तो ये बिल्कुल सही है।
कि यह जो है गुप्तकालीन रचना है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा 2 तथ्य जो है 2 ये आंसर सही होगा। और आगे देख लेते हैं। तथ्य 3 कह रहा है यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है। तो ये बिल्कुल सही है, यह जो है मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है। तथ्य 4 कह रहा है यह गुप्त इतिहास जानने का एक स्रोत है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यह मौर्य इतिहास जानने का एक स्रोत है। तथ्य 5 कह रहा है यह भद्रबाहु रचित है। ये बिल्कुल गलत है, यह भद्रबाहु रचित नहीं है। तथ्य 6 कह रहा है यह विशाखदत्त रचित है। तो ये बिल्कुल सही है, यह जो है विशाखदत्त रचित है। तो इस प्रकार से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि तथ्य 2, तथ्य 3 और तथ्य 6 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई थी। तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की जो स्थापना है ये किया गया था 1770 ईस्वी में। कब किया गया था? 1770 ईस्वी में है, जो अंग्रेजों के द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत कब और किस जिला से किया था। तो बिहार में कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला से किया था। कब? 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला से किया था, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के किस मंत्री का मुख्य योगदान था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में फ्रांस के जो कोलबर्ट मंत्री थे इनका मुख्य योगदान था। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है पटना में सदाकत आश्रम निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। तो पटना में सदाकत आश्रम जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित किया गया था। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है खिलाफत आंदोलन के पक्ष में पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो खिलाफत आंदोलन के पक्ष में जो है पटना के निकट फुलवारी शरीफ में इमारत ए सरिया नामक संस्थान की जो स्थापना है ये किया गया था मौलाना सज्जाद के द्वारा। इनके द्वारा मौलाना सज्जाद के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो ये किस अभिलेख में है? तो ये है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो इसमें देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है कुंडलवन कश्मीर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था। तो चंपारण सत्याग्रह में जो है गांधी जी ने जो है ये किसान के पक्ष में संघर्ष किया था। इसे आपने याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसान के पक्ष में संघर्ष किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था।
तो ये किस शासक ने जो है उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो ये क्या था? मोहम्मद शाह ने। किसने? मोहम्मद शाह ने जो है ये उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 का रहा है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो ये किया था प्रवर सेन प्रथम ने। किसने? प्रवर सेन प्रथम ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, बौद्ध हिंदू एक जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। तो यहाँ कह रहा है बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। तो ये कहाँ में है? तो ये है एलोरा में। कहाँ? एलोरा में। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। कहाँ है? तो ये है एलोरा में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या जो है ये भारत में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो का। किनका? लॉर्ड मेयो का। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो है बाबर ने ये किया था इब्राहिम लोदी का सामना किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा जो है ये हेमू था। कौन था? हेमू। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा सिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो ये किया था मनुची। किसने? मनुची ने जो है अपना जीवन दारा सिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है ये लिया गया है आनंद मठ से। किससे? आनंद मठ से। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, शिवाजी का राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कथन सही नहीं कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सही है। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है, उपज का 30% राज्य का राजस्व था। ये बिल्कुल सही है कि उपज का 30% जो है ये राज्य का राजस्व था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि काठी से जो है राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ कह रहा है, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। ये कथन बिल्कुल गलत है और इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, कृषक पैदावार या नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। ये बिल्कुल सही है कि कृषक पैदावार या नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व
वसूली की अनुमति थी, ये बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नांकित में से कहाँ थी? तो 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की जो राजधानी है ये थी मुर्शिदाबाद। कहाँ थी? मुर्शिदाबाद में। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापक हैं इनका नाम है मैडम ब्लावत्स्की। क्या नाम है? मैडम ब्लावत्स्की। इस प्रकार देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी है ये थी गिरिब्रज या राजगृह। कौन सी? गिरिब्रज या राजगृह। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। तो सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत जो है ये कहाँ से ज्ञात होती है? तो ये होती है आपकी मोहरों से। मोहरों से जो है ये सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक जो है ये तुगलक वंश का संस्थापक था, इसे आपने याद रखना है। गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक था ये था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की मांग कब की गई थी? तो भारत के लिए जो है डोमिनियन स्टेट की मांग जो है ये लखनऊ पैक्ट 1916 में किया गया था, इसे आपने याद रखना है। लखनऊ पैक्ट 1916 में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय ये थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? यहाँ भारत का अंतिम वायसराय कह रहा है तो भारत का अंतिम वायसराय जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन है। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है तो ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी ऑप्शन में से किसी में भी गोपाल कृष्ण गोखले नहीं दे रखा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो INA जो है ये किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना किया था? तो ये किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। किसने? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है ये INA स्थापना किया गया था। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है ये देख लेते हैं। सैंडर्स हत्याकांड 1928 ये गलत है। जनरल डायर हत्याकांड 1932 ये भी गलत है। काकोरी कांड 1927 ये बिल्कुल सही है। और डी कह रहा है अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908 ये गलत है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, काकोरी कांड 1927। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है किस देश ने असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की? तो ये किस देश के द्वारा जो है असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू किया गया था? तो ये किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किसके द्वारा?
संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है असाधारण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए गोल्डन योजना शुरू की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब में वो कौन सा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लुधियाना। लुधियाना जो है ये पंजाब में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है ये कृषि का जो योगदान है ये घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पुष्प है ये है गेंदा का फूल। कौन सा है? गेंदा का फूल जो है ये बिहार का राजकीय पुष्प है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है ये है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जो है लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है ये है 40। कितनी है? 40 है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो ये टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को जो है ये प्रगतिशील कर कहा जाता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रगतिशील कर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 का रहा, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो भारत की राजधानी दिल्ली ये क्या है? तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गिरफ्तार किए गए? तो 7 दिसंबर 1942 को जो है ये श्री योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किए गए थे। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी ऑप्शन में से किसी में भी मुजफ्फरपुर नहीं दे रखा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, दिलवारा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा के चालुक्य मंदिर जैन मंदिर ये है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में जो है दिलवारा के चालुक्य मंदिर स्थित है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो सुविख्यात सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क स्थान पर जो है निर्मित है, इसे आपने याद रखना है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोणार्क। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट किस देश में स्थित है? तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये स्थित है फिलीपींस में। कहाँ? फिलीपींस में जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म जो है ये है झांसी की रानी। कौन सा? झांसी की रानी जो है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर।
प्रश्न संख्या 51 कह रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। प्रश्न संख्या 52 कह रहा है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रारंभ है ये 1930 ईस्वी में किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 53 की ओर। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है बिहार राज्य की स्थापना के बाद ओडिशा राज्य कब अलग हुआ। तो बिहार राज्य की स्थापना के बाद जो है ओडिशा राज्य जो है ये 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1936 को। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की ओर। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है। तो सर्वाधिक जनघनत्व जो है ये किस जिला में है। तो ये है पटना में। पटना में जो है सर्वाधिक जनघनत्व है, तो इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 55 की ओर। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है बिहार एकमात्र उत्पादक है। तो बिहार जो है ये एकमात्र पाइराइट का उत्पादक है। किसका? पाइराइट का। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। प्रश्न संख्या 56 कह रहा है मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है। तो मानव पूंजी सूचकांक जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की ओर। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। तो बिहार में जो शहरी आबादी है ये जो है ये है 11.29%। कितना है? 11.29% है, जो कि इन सभी ऑप्शन में से किसी में भी नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 58 की ओर। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। किससे? कछारी मिट्टी से। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो नाबार्ड जो है ये कृषि एवं ग्रामीण विकास दर के लिए जो है पुनर्वित्त प्रदान करता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। तो नियत विदेशी मुद्रा की दर को जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बदला जा सकता है। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है ये उत्तराखंड राज्य से है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। तो सलाल प्रोजेक्ट का संबंध जो है ये चिनाब नदी से है। किससे? चिनाब नदी से। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है। तो इसमें से कौन जो है एक गर्म जलधारा नहीं है। तो ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और लैब्राडोर धारा। तो ये दोनों धारा जो है ये गर्म जलधारा नहीं है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा पहले सुमेलित है। ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 हजीरा से कलकत्ता, ये बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अटारी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 दिल्ली से कन्याकुमारी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है ये श्रीनगर से कन्याकुमारी है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 जो है ये दिल्ली से कन्याकुमारी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की ओर। प्रश्न संख्या 65 कह रहा है चावल की कृषि से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दे रखा है। कथन एक कह रहा है चावल की कृषि के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री से अधिक की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि चावल की कृषि के लिए जो है उच्च तापमान 25 डिग्री से अधिक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से देखें तो कथन एक जो है ये बिल्कुल सही है। कथन दो कह रहा है चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें जो है शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र इन सभी में से कोई नहीं है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67 कह रहा है वर्ष 1960 के सिंधु जल बंटवारे के तहत भारत निम्न में किस नदी का जल उपयोग नहीं करता है। तो वर्ष 1960 के सिंधु जल बंटवारे के तहत भारत जो है ये चिनाब नदी का जल उपयोग नहीं करता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की ओर। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है दुकम पतन किस महासागर या सागर में स्थित है। तो दुकम पतन जो है ये स्थित है अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में स्थित है दुकम पतन। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की ओर। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है। तो पंजाब में जो है बड़ी संख्या में आपलावन नहर है और इसमें जो जल है ये आता है सतलज नदी से। कहाँ से? सतलज नदी से। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की ओर। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक ये थे मैक्स वेबर। कौन थे? मैक्स वेबर जो थे ये नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक थे। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 की ओर। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है गोथ डिबेस सुरंग किस देश में स्थित है। तो ये गोथ डिबेस सुरंग जो है ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में जो है ये गोथ डिबेस सुरंग स्थित है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 की ओर। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये स्थित है केदारनाथ मंदिर के ऊपर। किसके ऊपर? केदारनाथ मंदिर के ऊपर स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तो किस वर्ष हो जाएगा? ये हो जाएगा 2027 तक। वर्ष 2027 तक जो है भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की ओर। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे बड़ा हिमनद जो है ये है गंगोत्री। कौन सा? गंगोत्री जो है ये सबसे बड़ा हिमनद है, इसे आपने याद रखना है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की ओर। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो मुख्यालय है ये नागपुर में अवस्थित है। इस प्रकार से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की ओर। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। तो ग्रेट सॉल्ट झील जो है ये स्थित है यूएसए में। कहाँ? यूएसए में जो है ग्रेट सॉल्ट झील स्थित है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की ओर। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो कोणधारी वन जो है ये नहीं पाए जाते हैं अमेजोनिया में। कहाँ? अमेजोनिया में जो है कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की ओर। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो हीरक वलय एक दृश्य है जिसे केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि हीरक वलय एक दृश्यक है जिसे केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 79 की ओर। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो है ये कह रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो ये होती है क्योंझर से। कहाँ से? क्योंझर से जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की ओर। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश है। तो बाल्कन देश जो है इसमें से रोमानिया है, बुल्गारिया है और स्लोवेनिया है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बाल्कन क्षेत्र जो है ये दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। तो इसे भी आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 की ओर। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है। तो ये किस भाग में स्थित है? तो ये है भाग 12 में। किसमें? भाग 12 में जो है ये संपत्ति का अधिकार जो है ये रखा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की ओर। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है भारत के किस व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के अनुच्छेद से प्राप्त है यह कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी व्यापारी या व्यापारिक प्रतिष्ठान को यह गारंटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद जो है तो ये जो है ये अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक जो है ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार या वाणिज्यिक और समागम से संबंधित प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा यहाँ आंसर सही है क्योंकि अनुच्छेद 301 और 303 ये दोनों हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि भारतीय संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 तक जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की ओर। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित सही तथ्यों का सही चयन करें। तो यहाँ पे दे रखा है भारतीय संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित सही तथ्यों की सही चयन करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं तथ्य एक, जिसमें से तथ्य एक कह रहा है
97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत संविधान के भाग 9 ख में अंतः स्थापित हुआ। ये बिल्कुल सही है। कथन 2 कह रहा है सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानें अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक है। ये भी बिल्कुल सही है। और कथन 3 कह रहा है सहकारी सोसाइटियां राज्य सूची का विषय है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तथ्य 1 भी सही है, तथ्य 2 भी सही है और तथ्य 3 भी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की ओर। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो ये कहा था केटी शाह ने। किसने? केटी शाह ने ये कहा था। इस प्रकार से देखिए तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की ओर। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव ये प्रस्तुत किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 86 की ओर। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? तो कौन जो है अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है? तो ये है पॉल एपल्वी रिपोर्ट। कौन सा? पॉल एपल्वी रिपोर्ट जो है ये अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की ओर। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की ओर। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो संवैधानिक प्रमुख है ये उपराज्यपाल होता है। कौन होता है? उपराज्यपाल। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की ओर। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है किसके द्वारा नियत किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो ये किसके द्वारा जो है नियत किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो ये मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है नियत किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की ओर। प्रश्न संख्या 90 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे कह रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो देख लेते हैं। कह रहा है ऑप्शन ए कि राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में, ये गलत है क्योंकि राज्यसभा की जो संरचना जो है अनुच्छेद 81 नहीं बल्कि अनुच्छेद 80 में है। यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन नंबर बी कि लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 80, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि लोकसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 80 नहीं बल्कि अनुच्छेद 81 है। ऑप्शन सी कह रहा है भारत का महान न्यायवादी अनुच्छेद 76, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कह रहा है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना अनुच्छेद 64, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए और बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 की ओर। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्य में से किसमें है? तो
अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट जो है ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का जो है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की ओर। प्रश्न संख्या 92 कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने जो है ये त्रिस्तरीय प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की ओर। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है ये तृतीयक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो है तृतीयक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां की जाती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94 की ओर। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया? तो किस वर्ष में जो है संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो ये अपनाया था वर्ष 1948 में। कब? तो वर्ष 1950 होगा, यहाँ पे 39 हो गया, सॉरी। वर्ष 1950 में जो है ये संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95 की ओर। प्रश्न संख्या 95 कह रहा है, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होनी चाहिए? तो लोकसभा की बैठक में जो है आयोजित करने के लिए न्यूनतम जो है ये कुल सदस्यता का 10वां भाग सदस्य उपस्थित होना चाहिए। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए जो है वो न्यूनतम कुल सदस्यता का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96 की ओर। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्थान को है? तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार जो है ये भारत का उच्चतम न्यायालय को है। किसे है? भारत का उच्चतम न्यायालय को जो है भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 की ओर। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध है? तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान में किसके बारे में उपबंध है? तो ये है आपका वित्त आयोग के बारे में भी है, लोक सेवा आयोग के बारे में भी है और निर्वाचन आयोग के बारे में भी है। और लेकिन योजना आयोग के बारे में जो है उपबंध नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 98 की ओर। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है, इनमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का है? तो इसमें से जो है एक तो रौफ है और दूसरा जो है दुम्हल है। रौफ और दुम्हल जो है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की ओर। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 की ओर। प्रश्न संख्या 100 कह रहा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है एक उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये संसद द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जा सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 की ओर। और प्रश्न संख्या 101 कह रहा है, बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? तो बिजली के बल्ब का चमकना जो है यह भौतिक परिवर्तन है।
इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 102 की ओर। प्रश्न संख्या 102 कह रहा है, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। तो ये किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है, तो ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो शीशे का प्रयोग जो है कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 103 की ओर। प्रश्न संख्या 130 कह रहा है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर बनता है। किस भाग पर? रेटिना पर। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 104 की ओर। प्रश्न संख्या 104 कह रहा है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। क्या करता है? वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 105 की ओर। प्रश्न संख्या 105 कह रहा है, सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व क्या है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व जो है ये है चांदी। चांदी जो है ये सर्वाधिक विद्युत चालकता तत्व है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 106 की ओर। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है या होते हैं। तो साधारण बैरोमीटर में जो है ये कौन सा द्रव प्रयोग होते हैं, तो ये होते हैं पारा। पारा जो है ये साधारण बैरोमीटर में द्रव प्रयोग होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 107 की ओर। प्रश्न संख्या 107 कह रहा है, निम्नांकित में सही तथ्यों की पहचान करें। तो यहाँ भी तथ्य देखना है कि कौन सा तथ्य जो है वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है, द्रव में ठोस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ता है तथा तापमान घटने पर घटता है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है, द्रव में ठोस की घुलनशीलता दाब में परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है, द्रव में गैस की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर घटता है जबकि तापमान घटने पर बढ़ता है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कह रहा है, द्रव में गैस की घुलनशीलता दाब बढ़ने पर बढ़ता है तथा दाब घटने पर घटता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 108 की ओर। प्रश्न संख्या 108 कह रहा है, वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण निम्नांकित में से किस विधि से किया जाता है। तो वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के द्वारा जो है वायु में स्थित विभिन्न गैसीय अवयवों का पृथक्करण किया जाता है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 109 की ओर। प्रश्न संख्या 109 कह रहा है, क्लोरीन परमाणु में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो क्लोरीन परमाणु में जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ये है 7। कितनी है? 7। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 110 की ओर। प्रश्न संख्या 110 कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O। कितना है? CaSO4 इंटू हाफ H2 जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 111 की ओर। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये उर्वरक खनिज है। तो ये है नाइट्रोजन, पोटास एवं फास्फेट। ये सभी के सभी जो है उर्वरक खनिज है, लेकिन टंगस्टन जो है ये उर्वरक खनिज नहीं है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 112 की ओर।
प्रश्न संख्या 112 कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। कौन सा है? यकृत जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 113 की ओर। प्रश्न संख्या 113 कह रहा है सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका का रासायनिक नाम है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 114 की ओर। प्रश्न संख्या 114 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो सूची 1 में व्यक्ति दिया गया है और सूची 2 में कार्य क्षेत्र दिए गए हैं और इसको मैच करना है। तो देख लेते हैं। सलीम अली, तो सलीम अली जो है ये पक्षी वैज्ञानिक कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ए का जो है वो 4 हो जाएगा। वहीं ई ओ विल्सन जो है इनका संबंध कीट वैज्ञानिक से है। किससे है? कीट वैज्ञानिक से है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध है ये है आपका कृषि वैज्ञानिक से। किससे है? कृषि वैज्ञानिक से जो है एम एस स्वामीनाथन का संबंध है। और वहीं माधव गॉडगिल का संबंध जो है ये पर्यावरण शास्त्री से है। इस प्रकार से देख लें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 115 की ओर। प्रश्न संख्या 115 कह रहा है कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिकाओं में नहीं है। तो कोशिका के 4 अवयव दिए हैं उनमें से नहीं है। तो वो नहीं है वो कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है ये कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिकाओं में नहीं है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 116 की ओर। प्रश्न संख्या 116 कह रहा है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में जो है हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन परिवहन करना है। क्या है? ऑक्सीजन परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 117 की ओर। प्रश्न संख्या 117 कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं कह रहा है। सूची 1 में दे रखा है दवा और सूची 2 में दे रखा है जीव। तो कह रहा है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सुमेलित है। एट्रोपिन बेलाडोना, ये बिल्कुल सही है कि एट्रोपिन दवा का संबंध जो है ये बेलाडोना जीव से है। बी कह रहा है कोकीन अफीम, ये कोकीन अफीम जो है ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी कह रहा है क्यूरेयर अमेजोनियन लियाना, ये बिल्कुल सही है कि क्यूरेयर का संबंध जो है वो अमेजोनियन लियाना से है। ऑप्शन डी कह रहा है डायोसजेनिन, तो डायोसजेनिन का संबंध जो है वो मैक्सिकन याम से है। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कह रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी जो है ये सुमेलित नहीं है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 118 की ओर। प्रश्न संख्या 118 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ भी सुमेलित करना है। ऑप्शन ए कह रहा है वायु प्रदूषक निवारक कानून। तो वायु प्रदूषक निवारक कानून जो है ये 1972 में लाया गया था। तो ए का 4 हो जाएगा। कह रहा है जल प्रदूषक निवारक कानून। तो जल प्रदूषक निवारक कानून ये लाया गया था 1982 में। कब लाया गया था? 1982 में। ऑप्शन सी कह रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लाया गया था। और भारतीय वन अधिनियम जो है ये 1927 में लाया गया था। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 119 की ओर। प्रश्न संख्या 119 कह रहा है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है।
तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय रसायन है ये है एलेथ्रीन। क्या नाम है? एलेथ्रीन जो है ये मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 120 की ओर। प्रश्न संख्या 120 कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 121 की ओर। प्रश्न संख्या 121 कह रहा है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किसमें है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो है ये लोकसभा में सर्वाधिक सीट जो है ये मध्य प्रदेश से है। किससे है? मध्य प्रदेश से। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 122 की ओर। प्रश्न संख्या 122 कह रहा है, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का जो आविष्कार है ये किया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो के द्वारा जो है वो थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 की ओर। प्रश्न संख्या 123 का रहा है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सन 1905 ईस्वी में। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ई हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 124 की ओर। प्रश्न संख्या 124 कह रहा है, इकोसिस्टम शब्द दिया है। तो इकोसिस्टम शब्द जो है ये किनके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है टेंसले के द्वारा। किनके द्वारा? टेंसले के द्वारा जो है इकोसिस्टम शब्द दिया गया है, इसे आपने याद रखना है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 125 की ओर। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है, कोशिका का दिमाग है। तो कोशिका का जो दिमाग है वो है केंद्रक। कौन सा है? केंद्रक जो है ये कोशिका का दिमाग है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 126 की ओर। प्रश्न संख्या 126 कह रहा है, मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यहाँ पे कह रहा है सर्वदाता। तो सर्वदाता जो है ये मानव रक्त के रक्त समूह ओ को कहा जाता है। किसे? रक्त समूह ओ को जो है ये सर्वदाता कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 127 की ओर। प्रश्न संख्या 127 कह रहा है, मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत किस प्रकार के संसाधन है? तो मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत जो है ये है जैव संसाधन। जैव संसाधन प्रकार के जो है मनुष्य वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत ये संसाधन है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 128 की ओर। प्रश्न संख्या 128 कह रहा है, वायु की गुणवत्ता जानने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वायु की गुणवत्ता जानने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग नहीं किया जाता है ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो प्रयोग है ये नहीं किया जाता है वायु की गुणवत्ता जानने के लिए। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 129 की ओर। प्रश्न संख्या 129 कह रहा है, मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण क्या कहलाता है? तो मनुष्य द्वारा उत्पन्न जो प्रदूषण है वो एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। क्या? एंथ्रोपोजेनिक। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण जो है ये एंथ्रोपोजेनिक कहलाता है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 130 की ओर। प्रश्न संख्या 130 कह रहा है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक कृत्रिम उपग्रह में जो है विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? तो वो है सौर सेल। क्या है? सौर सेल। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 131 की ओर। प्रश्न संख्या 131 कह रहा है, इथेनोलॉग की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में 7117 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें भारत में कुल कितनी भाषा बोली जाती है? तो इथेनोलॉग की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में 7117 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से भारत की जो है ये कुल 456 भाषाएं जो है ये बोली जाती है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 132 की ओर। और प्रश्न संख्या 132 का रहा है 26वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दिसंबर 2020 कहाँ आयोजित हुआ जिसमें पुर्तगाल भागीदार देश था। तो 26वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन दिसंबर 2020 में आयोजित हुआ, जिसमें जो है ये कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है आपका भारत देश में जो है 26वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है दिसंबर 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें पुर्तगाल भागीदार देश रहा था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 133 की ओर। प्रश्न संख्या 133 कह रहा है किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है। तो मुखिया ग्रामीण सड़क योजना जो है ये किस राज्य की सरकार ने किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जो है मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 134 की ओर। प्रश्न संख्या 134 कह रहा है किसने संचार उपग्रह CMS-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किसने संचार उपग्रह CMS-1 को लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो ये किया है इसरो ने। किसने? इसरो के द्वारा जो है CMS-1 को लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 135 की ओर। प्रश्न संख्या 135 का रहा है हाल ही में किस देश ने घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी है। तो ये किस देश ने दिया है, तो ये दिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने जो है घरेलू उपयोग के लिए विश्व की पहली कोविड-19 स्व परीक्षण किट को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 136 की ओर। प्रश्न संख्या 136 का रहा है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है ये अशरफ पटेल ने जीता है, इसे आपने याद रखना है, अशरफ पटेल। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 137 की ओर। प्रश्न संख्या 137 कह रहा है एवरी ब्रेथ काउंट्स यह थीम 2020 के किस दिवस का है। तो एवरी ब्रेथ काउंट्स जो है ये थीम जो है 2020 का ये है आपका विश्व निमोनिया दिवस का। किसका? विश्व निमोनिया दिवस का जो है ये थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 138 की ओर। प्रश्न संख्या 138 कह रहा है अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत दिसंबर 2020 में विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो अक्षय ऊर्जा क्षमता में जो है भारत दिसंबर 2020 में विश्व में जो है ये चौथा स्थान रखता है। क्या मां? चौथा स्थान। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 139 की ओर। प्रश्न संख्या 139 कह रहा है टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक हैं। तो टाइगर स्पीक पुस्तक के जो लेखक हैं ये है आपके हरिओम तिवारी। कौन है? हरिओम तिवारी जो है ये टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 140 की ओर। प्रश्न संख्या 140 कह रहा है